देखिए, पहलवान वर्सेस बृजभूषण का दंगल मई में मौसम की गर्मी को भी भयंकर चुनौती दे रहा है। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया समेत कई नामचीन पहलवान अपने आरोपों पर अड़े हैं और दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह भी खिलाड़ियों के आरोपों को खारिज करने में डटे हैं। पहलवानों ने कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न जैसे संगीन आरोप लगाकर गिरफ्तारी की मांग की है। तो जवाब में बृजभूषण सिंह ने आरोप साबित होने पर फांसी के फंदे पर लटकने की बात कही। दोनों तरफ के वार पलटवार में अब नार्को टेस्ट की एंट्री हुई। पहलवानों ने बृजभूषण सिंह का नार्को टेस्ट कराने की बात कही, तो कल बृजभूषण ने भी पहलवानों की नार्को टेस्ट वाली मांग सशर्त कबूल कर ली। बृजभूषण ने अपने साथ साथ आरोप लगाने वाले पहलवानों को भी नार्को टेस्ट कराने का चैलेंज दिया, जिसे पहलवानों ने आज कबूल कर लिया। तो अब सवाल ये, क्या बृजभूषण सिंह और पहलवानों का नार्को टेस्ट होगा? टेस्ट से सच्चाई सामने आ जाएगी तो मैं उसके लिए तैयार हूं। हाँ, जितने लोगों ने भी आरोप लगाए हैं, इनके साथ और बजरंग पूनिया और विनेश और जिन जिन खिलाड़ियों ने आरोप लगाए हैं, तो सबकी जांच करा ली जाए। यह मुद्दा समाप्त होना चाहिए ना, बहुत लंबा नहीं चलना चाहिए। लड़कियां हैं जिन्होंने कंप्लेंट्स दी हैं, वो सब रेडी हैं नार्को टेस्ट के लिए और लाइव चलना चाहिए ताकि पूरे देश को पता चले कि उन्होंने देश की बेटियों के साथ में कितनी दरिंदगी और कितनी ज्यादती की है। इसका बजरंग का नार्को टेस्ट होना चाहिए। जिन्होंने साथ लड़कियों ने जो कंप्लेंट दी है उनका भी तो होना चाहिए ना। हम तैयार हैं। नार्को टेस्ट की उन्होंने जो मांग की है वो लाइव टेलीकास्ट हो, पूरा देश देखे उस चीज को। हम उसके जो उन्होंने बोला हम उसका समर्थन करके हम नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं मेरे सहयोगी दिव्यांग की कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और पहलवानों की बातचीत। दोनों पक्षों ने खुलकर अपनी अपनी बात रखी थी, एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए थे। ये तो बहुत शर्म की बात है अगर आप WFI के चीफ हैं कि आपके खिलाड़ी आज सड़क पर सो रहे हैं। मामला ये बिगड़ा जब पिछले ओलंपिक में हमारी इच्छा थी कि जो खिलाड़ी क्वालिफाई करके आए हैं वो कहीं भी ट्रेनिंग के लिए जाएं, तो कोशिश हमारी ये रही कि सब एक साथ जाएं और एक जगह पर जाएं, लेकिन और उनके साथ कम से कम हमारा एक कोच जरूर होना चाहिए, यानी कि हमारे देश का एक कोच जरूर होना चाहिए, और ऐसा नहीं हुआ। आप बात करें विनेश फोगाट की, जिन्होंने हंगरी में ट्रेनिंग की, आपने उस समय बयान भी दिया। आप लोग सब वो हैं जिनको देश को हाथों हाथ लेना चाहिए, अपने पलकों पर बिठाना चाहिए। कैसा है ये अनुभव कि आज आप यहाँ सड़क पर बैठी हुई हैं, न्याय की गुहार कर रही हैं? देखो, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है सर कि हमें यहाँ बैठना पड़ रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। बीच में आपने देखा होगा जो पुलिस वाले हैं उन्होंने भी थोड़ा गलत व्यवहार किया हमारे साथ। तो बस यही है, उम्मीद में बैठे हैं और न्याय के लिए लड़ रहे हैं, और जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम यहीं बैठे रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसका हम स्वागत करते हैं और हर जांच में हम सहयोग करेंगे। हम कम से कम अपने आप को जानते हैं कि हम निर्दोष हैं। क्यों नहीं इस्तीफा दे देते आप? इस्तीफा इनका लक्ष्य नहीं है और ये इस्तीफे से नहीं मानेंगे। आप घोषणा कर दीजिए आज ABP न्यूज पर कि आप इस्तीफा दे रहे हैं। नहीं, चोर बन करके नहीं। हर किसी को यह समझना चाहिए कि देश के इतने बड़े खिलाड़ी अगर कुछ भी नहीं होता तो इतने बड़े मंच पे इतनी दुनिया के सामने कभी नहीं आते। कुछ तो बहुत बड़ा है, क्या उस सच को जानने की ट्राई नहीं कर सकते कि क्या ऐसा इतना बड़ा क्या हुआ है कि इतने बड़े खिलाड़ी जो, और हम ऐसा नहीं है कि हमने छोड़ दिया है फिर हम अपना झंडा बुलंद करने या अपना नाम बनाने या कोई टिकट लेने के लिए आए हैं। हम खेलते हुए खिलाड़ी हैं, जो करंट में हम चल रहे थे वो खिलाड़ी यहाँ बैठे हैं। दिव्यांग जी, इन्होंने आरोप क्या लगाया? आरोप लगाया यौन उत्पीड़न का। आपने किया? नहीं किया। तो क्यों नहीं इस्तीफा देते, जांच करवाते और बरी होते? यौन उत्पीड़न का अपराधी बन करके कैसे देता? नहीं, मैंने उस समय भी कहा नहीं हो गए। मैंने उस समय भी अपराधी जांच के बाद होंगे। मैंने उस समय भी कहा था कि मैं अपराधी बन करके इस्तीफा नहीं दे सकता और इस्तीफा इनका लक्ष्य नहीं है। क्या आडवाणी जी अपराधी थे जब उन्होंने इस्तीफा दिया? देखिए, वो अलग प्रकरण था, ये अलग प्रकरण है। यहाँ सीधे चरित्र हनन का प्रयास किया गया है। ये कहते, पहले कहते थे 100 बच्चों के साथ हुआ, अब कहते हैं 1000 बच्चों के साथ हुआ। क्या मैं शिलाजीत की रोटी खाता था रोज? कितने बड़े बड़े मेडलिस्ट बैठे हैं,
कितने बदतमीजी से वो बात कर रहा है नेशनल मीडिया के सामने, उससे उसका चरित्र, उसका व्यवहार पता लग रहा है। आप मतलब ये तो हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, पूरे देश को, हमारे को देख लो और उनको देख लो, उनका व्यवहार देख लो, उनकी बेशर्मी की हद देख लो कि वो कितनी ओपनली ऐसे बेशर्मों की तरह कि मैं ये खाता हूँ या मैं वो करता हूँ। मैंने उस लड़की को एहसास महसूस हुआ। विनेश फोगाट ने क्या कहा? अरे छोड़िए विनेश फोगाट, अरे सुन तो पूरा लीजिए। देश जानता है उसका क्या कहा, छोड़िए। इसे देखो, इसके कपड़े देखो, इसकी बॉडी देखो, ये लड़की तो लगी नहीं रही है। झूठ, आप बॉडी शेमिंग करते हैं। झूठ झूठ झूठ। कोई ऑटोग्राफ हो, फोटोग्राफ हो, वीडियो हो, दिखलवा दीजिए। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। बॉडी शेमिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को बोलते हैं कि ये तो लड़की लगी नहीं रही, इस तरह की बातें करते हैं। मेरे सामने बोला, आपके सामने हुआ? जूनियर के नेशनल ट्रायल्स चल रहे थे लखनऊ में, मेरे को पास में बिठाया, अरे देखो देखो विनेश, देखो इसे तो लड़का लग रही है, बिल्कुल लड़की लग ही नहीं रही, देखो इसका कॉस्ट्यूम कैसा लग रहा है। आप क्या बोलना चाहते हो? कॉस्ट्यूम कैसा लग रहा है तो किस वे में कॉस्ट्यूम कैसा लग रहा है, कुछ बोल नहीं सकते सर। मतलब उस टाइम पे रिएक्शन दें क्या समझ ही नहीं आता। विनेश हैं, अंतर्राष्ट्रीय मेडल पाई हुई हैं। विनेश फोगाट बहुत हो गई, हम क्या चौराहे घूम रहे हैं क्या? पहले कहा कि हमारे साथ नहीं हुआ है और अब जा करके लिखित दे करके आई है कि हम उनके साथ हुआ है। तो विनेश फोगाट भगवान हो गई, वो मेडल ले आई। और मेडल लाना ही अगर भगवान है तो एक भगवान जेल के अंदर क्यों है? वो दो मेडल लाया था। मेडल लेना मानक नहीं हो सकता है कि आपके देश के नाम नहीं बताते हैं, ऐसे आप छोड़ देश देते के हैं। कानून को तोड़ दीजिए, आप संविधान को मत मानिए, आप सुप्रीम कोर्ट को मनाइए। मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूँ, मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूँ। ऐसे चंद्र खिलौना मिलता है? आपको मैं कोट करना चाह रहा था जब मेरी बातचीत में, तो उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट कोई भगवान थोड़ी है, मेडल ले आई तो क्या वो भगवान है? क्या इस तरह से वो आप लोगों से भी बातचीत करते हैं? सेम डिट्टो लैंग्वेज होता है। कोई भी लड़की, ए तू इधर आ, क्या कर रही थी तू, क्या बोल रही थी, ए इसको थप्पड़ी मारो, इसको यहाँ से भगाओ, गालियाँ देना क्लियर। नेशनल चैंपियनशिप हो रही है, पूरी मीडिया भी उधर है, गाली दे रहा है कि इस कोच को भगा के मारो, कोच को मारने को भाग रहा है। तो वो बदतमीजी का एक लेवल उसका, मतलब उनकी कोई लाइन ही ड्रॉ नहीं थी कि कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। उनको खुद को ही नहीं पता था कहाँ पे लाइन है मेरी। वो अपनी कि मैं ही भगवान हूँ, वो खुद को भगवान माने बैठे हैं कुश्ती का। कभी आपने अंदर झांक के देखा कि हुआ क्या ये? मैंने अंदर झांक करके देखा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इनके ही साथ घटना क्यों घटती है, दूसरे के साथ क्यों नहीं घटती? और हरियाणा के एक अखाड़े और एक फैमिली के छोड़ करके बाकी हरियाणा वालों के साथ घटना क्यों नहीं घटती है? एक बात वो कहते हैं कि हरियाणा के ही रेसलर हैं, एक ही अखाड़े के रेसलर हैं, एक ही फैमिली के रेसलर हैं। एक कुश्ती है, ये एक परिवार है और हम इस परिवार के सदस्य हैं। 7 लड़कियों ने कंप्लेंट दी है, चाहे वो कहीं से, हम उनकी नहीं बताएंगे वो कहाँ से हैं, लेकिन जो वो बोल रहे हैं कि एक परिवार है, मैं उनके परिवार की बता देता हूँ आपके माध्यम से सभी देशवासियों को। उनका जो खुद प्रेसिडेंट है, वो उनका लड़का है जो उपाध्यक्ष है WFI में, उनका जो दामाद है वो बिहार से अध्यक्ष है, उनका जो दामाद, उनके लड़के का जो साड़ा है वो सेक्रेटरी है यूपी से। तो परिवारवाद कौन सा है? परिवारवाद हम कर रहे हैं या आप लोग कर रहे हैं? उसके घर में WFI का जो ऑफिस है, ये बताइए कि भाई कोई भी रेसलिंग फेडरेशन या कोई भी फेडरेशन है किसी भी आदमी के घर पे है, और वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर पे है। 15 दिन पहले तक आप मेरे पास आते थे, आप फोटो खिंचा करके गए हो और मेरी तारीफ करते थे, और 15 दिन के अंदर आपको इतना लगा। 12 साल के अंदर इनके साथ कुछ भी हुआ हो तो कोई एक एप्लीकेशन इनकी पुलिस के पास हो, सरकार के पास हो, सीधे जंतर मंतर चले गए और हम इस्तीफा दे दें। मैंने इनसे बात किया ब्रजभूषण से, वो यही कह रहे हैं कि इन लोग 12 साल तक क्यों नहीं बोले। 2012 में भी एक आवाज़ उठी थी, लेकिन 24 घंटे के अंदर, लखनऊ कैंप की बात है, जूनियर खिलाड़ियों ने FIR करवाई थी, 24 घंटे में ब्रजभूषण जी ने उसको खारिज करवा दिया था। एक आवाज़ 2014 में भी उठी थी, उसमें भी 24 घंटे में ब्रजभूषण जी ने, जो परमजीत मलिक हैं जो फिजियो थे, उनका और उनकी वाइफ का कैंप में नाम था। उनकी वाइफ जो कि नेशनल में मेडल जीत के कैंप में थी, तो उसको 24 घंटे में कैंप से निकाल दिया गया। तो जो आवाज़ उठ रही थी उसको तो आप दबा रहे थे, बच्चों को तो डर था ना इस चीज़ का। आपकी एक बड़ी बाहुबली की छवि है, यही मुसीबत है कि आपका जो बाहुबल है, जिसके चर्चे आज से नहीं है कि पिछले 1.5 दशक से हैं, और इस मामले में भी यही बाहुबल आड़े आ रहा है, जो आरोप लग रहे हैं। तो ये क्या बाहुबली की छवि सबसे बड़ी समस्या है आपकी? GP आंदोलन में भी मेरे ऊपर मुकदमा लगा, राम जन्मभूमि आंदोलन में मेरे ऊपर मुकदमा लगा, और मैं एक बहुत बड़े आदमी से लड़ रहा था, उसके छींटे पड़े हैं, मेरे गोली भी चली है, यहाँ गोली लगी है, यहाँ गोली लगी है, यहाँ गोली लगी है, यहाँ एक गोली है,
मैंने दुनिया का हर कष्ट देखा है। किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी हैं। मेरा मजहब बगावत है। मुझे जो करना मैं करूंगा। अब इस पर आप मुझे माफिया की उपाधि दीजिए, आप मुझको गुंडा की उपाधि दीजिए, मुझे स्वीकार है। लेकिन मेरा जो लक्ष्य है, जो मेरा उद्देश्य है, जनता की सेवा करना, गरीबों की भलाई करना। हाँ, मैंने जीवन में एक सूत्र बचपन से अपना रखा है, गरीब और शरीफ से मत टकराओ। और अन्याय करने वाला चाहे जितना बड़ा आदमी हो, अगर अन्याय करेगा तो उसका विरोध करूंगा। आप ऑलरेडी देश के गौरव हो, आप मेडलिस्ट हो, लेकिन क्या आप एक रेबल के टैग के साथ जी सकते हैं, जीत सकते हैं? अगर सच के लिए आवाज़ उठाना अगर बागी हैं तो आप हमें बागी बोल सकते हो, लेकिन हम वफादार हैं, देश के हमेशा रहे हैं, मरते दम तक वफादारी करेंगे, अपने देश की रक्षा करेंगे। उस तिरंगे का मान ना पहले झुकने दिया था, ना आज झुकने देंगे। ऐसा क्यों कहते हैं कि आप किसी भी लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हैं पाँव दबाओ, मेरी कमर, मेरा बैक दबाओ, क्यों कहते हैं आप ऐसा? एक भी घटना अगर साबित हो जाएगी, किसी के पास मैंने कहा ऑडियो हो, वीडियो हो, प्रूफ हो, गवाही हो, तो मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। आप क्या कह रहे हैं कि चूंकि ऑडियो वीडियो नहीं है, ऑडियो वीडियो गवाही कुछ भी तो हो, कुछ तो हो, कुछ तो आप प्रमाण देंगे कि हमने ये गलत काम किया है, कुछ तो करेंगे। साक्षी, ऐसा कभी होता है वो किसी का भी हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हैं मेरे बैक दबाओ, इस तरह की कोई बातें आपने सुनी? बिल्कुल सर, सुनने में आई, लेटेस्ट ही सुनने में आई। बिल्कुल, तो काफ़ी लड़कियों ने बताया कि लड़कियों को बुला के बोला गया है मेरी पीठ दबाओ, मेरे यहाँ पेन हो रहा है। तो ये सारी बातें सर सुनने में आई हैं, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया। तो एनफ हो गया ना, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियाँ आके बता रही हैं तो फिर बड़ा दर्द आता है। इसीलिए हमने सोचा कि अभी हम लड़ाई लड़ेंगे। क्या, और ये खबर छपी जनवरी में कि विनेश ने जाकर प्रधानमंत्री जी को भी इस बारे में बताया। आपकी प्रधानमंत्री जी से इस पर कोई बातचीत हुई? नहीं, मेरी कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री जी से मेरी कोई बात नहीं है। अगर वो आपसे कहेंगे इस्तीफा दे दो तो आप दे देंगे? तुरंत वो लोग कह दें लोकसभा दे दें। हमारे पार्टी के नेता वो कह दें, अमित शाह जी कह दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष कह दें, कोई कह दे। क्या है ये? 6 बार रह चुका हूँ सांसद, 1 बार मेरी पत्नी रह चुकी है सांसद, बेटा वर्तमान में विधायक है। अगर मोदी जी कह दें तो क्या कहना है? राजनीति से जुड़ करके बिना चुनाव लड़े भी सेवा की जा सकती है। विनेश, हमने देखा कि आप प्रधानमंत्री से मिली, प्रधानमंत्री ने कहा भी कि विनेश को गुस्सा बहुत आता है, ऐसा एक क्लिप है। क्या आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बताया कि इस तरह से महिलाओं के साथ मुश्किल हो रही है हमारे खेल में? सर देखिए, मैंने ओपनली बिल्कुल ऐसे नहीं बोला था सेक्सुअल हरासमेंट होता है। अच्छा। क्योंकि वो जो स्टेट ऑफ माइंड था, टोक्यो के तुरंत बाद में आई थी, वो मिले थे और वो इस वे में नहीं मिले थे मेरे से कि आप जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं मेरे को बताओ। वो कि आपके ऊपर बैन क्यों लगा है, आप मतलब क्यों आपके ऊपर एक शो कोस नोटिस आया है, आप मुझे डिटेल में बताइए। तब मैंने उनको बताती वो मेंटली इतना टॉर्चर कर रहे हैं, मेरे को नेशनल सेम कर रहे हैं, झूठी बातें फैला रहे हैं। इनडायरेक्ट वे में मैंने थोड़ा सा बोला था कि वो लड़कियों को ज़्यादा परेशान करते हैं। अगर वो चाहते हैं कि हम चले जाए वापस तो वो अपनी गिरफ्तारी दे दें, इंटरोगेशन स्टार्ट करवा लें और जो भी उनके पद हैं वो ले लीजिए जाए, हम चले जाएंगे। तो अगर वो कुछ मतलब पुण्य करना चाहते हैं तो ये मतलब आपके माध्यम से मैं चाहूँगी कि वो कर दें, तो हम सब एथलीट का भी भला हो जाएगा और उनका भी एहसान रहेगा हम पे हमेशा। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर वक्त हो गया है भारत की बात का। हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। सिर्फ 2 दिन के ब्रेक के बाद बाबा बागेश्वर का दरबार फिर से सज गया। और 2 दिन का ब्रेक इसलिए क्योंकि 17 मई को ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बिहार दौरा खत्म हुआ और 20 मई को मध्य प्रदेश के सागर में दरबार सज गया। लेकिन आज हम बात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सागर दौरे की नहीं बल्कि उनके दरबार की टाइमिंग की कर रहे हैं। रविवार को देर रात बाबा बागेश्वर का दरबार लगाया गया। पटना में भी देर रात वीआईपी दरबार सजा था। सवाल यह है कि दिन में हनुमान कथा सुनाने वाले बाबा भला रात में दरबार क्यों लगाते हैं? मध्य रात्रि वाले दरबार में आखिर क्या होता है?
मरी न मन मरा मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास कवि। कि आप देख सकते हैं कि इतनी रात है और उस रात में भी बाबा की चौपाल लगी हुई है, काफ़ी सारे लोग उनको सुन रहे हैं और बाबा इस समय 1-1:30 बजने पे हैं और ये चौपाल लगी है लोग उनको सुनने के लिए। सैकड़ों हजारों लोग इस मैदान में जमा हैं। वैसे तो कुछ लोग ये भी सोच रहे कि तो बाबा 12 बजे प्रकट हुआ है, ऊपर से प्रवचन ठोक रहा है। दिल का प्रयोग आप परमात्मा के पास करो और दिमाग का प्रयोग आप संसार के पास करो। जगह मध्य प्रदेश का सागर, मौका बाबा बागेश्वर का दरबार, वक्त देर रात करीब 1 बजे। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जो ये घड़ी की सुइयों का वक्त है, ये दरबार के लिए थोड़ा बेवक्त सा मालूम होता है। शायद ही देश के किसी कोने में किसी कथावाचक का दरबार रात के 1 बजे के बाद लगाया जाता हो। लेकिन टीवी स्क्रीन पर मौजूद इन तस्वीरों को देखिए। सूरज की गैर मौजूदगी के अलावा ऐसा कोई निशान दिखाई नहीं देगा जिससे ये लग रहा है कि आधी रात बीत चुकी है। सागर जिले के जैसीनगर में जैसे ही लोगों को खबर मिली कि बाबा रात में दरबार लगाने वाले हैं, पूरा मैदान खचाखच भर चुका था। रात में पहुंचे इस दरबार में महिलाओं के साथ बच्चे भी मौजूद हैं। 12 बजे से ज्यादा का वक्त बीत चुका था जब पीले रंग का वस्त्र पहने बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मंच पर पहुंचते हैं। सबसे पहले मंच के चारों तरफ मौजूद जनता का अभिवादन स्वीकार करते हैं। इस दौरान कैमरे का ध्यान धीरेन्द्र शास्त्री की खड़ाऊ की तरफ भी जाता है, जो चमकते हुए अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही थी। खुले में लगे इस मंच पर सफेद रंग का सोफा रखा हुआ था। बाबा मंच पर बैठ जाते हैं और अब इस बात की जिज्ञासा तेज हो जाती है कि आखिर दरबार को रात में क्यों लगाया गया। अब तक आपने बागेश्वर बाबा यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री को दिन में कथा गाते सुना होगा, दिन में दरबार लगाते सुना होगा, मगर अब बाबा ने एक नई परंपरा शुरू की है, वो है रात में चौपाल लगाना। मौके पर मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत बता रहे हैं, देर रात करीब 1 बजे ये दरबार लगाया गया। सवाल ये है कि बाबा रात में दरबार लगाते क्यों हैं? आखिर रात में ऐसा क्या होता है जो दिन वाले दरबार में नहीं होता? टीवी स्क्रीन पर 27 साल के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के 2 बिल्कुल ताजा दौरों की तस्वीर मौजूद है। एक तरफ मध्य प्रदेश के सागर की तस्वीरें, जहां रात 1 बजे दरबार लगाया गया, दूसरी तरफ पटना के उस होटल की तस्वीरें जहां बाबा ने देर रात दरबार लगाकर पर्ची काटी थी। और पटना वाला दरबार तो रात करीब 3 बजे लगाया गया था। बाबा जब सागर में मंच पर पहुंचे तो उन्होंने भी खुद भी रात 12 बजे के बाद आने की बात कही थी। वैसे तो कुछ लोग ये भी सोच रहे कि तो बाबा 12 बजे प्रकट हुआ है, ऊपर से प्रवचन ठोक रहा है। हम तो बैठे थे कि पर्चा बना, बाप का नाम बता। कुछ लोग तो इस चक्कर में आए थे, लेकिन विचारों के ऊपर पानी फिर गया, करें भी क्या। पहले तो लगा कि सागर में लगे इस मिडनाइट दरबार में भी बाबा जनता की पर्ची निकालने का काम करेंगे, लेकिन बाबा ने
आने के कुछ ही मिनटों के भीतर साफ कर दिया कि रात्रि वाले दरबार में पर्ची किसी की नहीं निकलेगी। पर्चा से सिर्फ आपकी 2-3 समस्याओं का समाधान मिल सकता है, लेकिन बालाजी की चर्चा से जिंदगी की हर समस्या का समाधान मिल सकता है। अब आपको निर्णय करना है कि सिर्फ 2-3 समस्या का समाधान चाहिए या प्रत्येक समस्या का। और प्रत्येक का चाहिए तो हमारा चक्कर छोड़ दो, उठ जाओ, निकल जाओ घर, पानी पी के सो जाना। दूसरे दिन सुबह होवे तो नई जिंदगी की शुरुआत करना और हनुमान जी के मंदिर में बागेश्वर बालाजी का ध्यान करके कह देना, तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। हम पर्चा बनाने आए ही नहीं हैं, हम बालाजी की चर्चा करने आए। बाबा का यही अंदाज उन्हें लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा रहा है, वरना जनता के सामने कौन कहता है कि मेरा चक्कर छोड़ो। खास बात यह है कि सागर के अपने इस दरबार में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री निजी समस्याओं से बिल्कुल अलग जीवन में खुश रहने का मूल मंत्र देने आए थे और इसके लिए उन्होंने 2 बैंड वालों की कहानी भी सुनाई। दरअसल नजरिया ही परेशानी है। किसी बारात में 2 बैंड बाजा वाले बजाने के लिए गए, दोनों एक ही रास्ते से जा रहे थे, दोनों को समान पेमेंट मिलनी थी, रुपया समान मिलना था, लेकिन एक रो रहा था, एक हंस रहा था। जो रो रहा था उससे पूछा कि तुम रो क्यों रहे? उसने कहा कि मुझे लग रहा कि मैं कब ये बारात पूरी करूं, कब घर जाऊं, मेरा दिमाग खराब है। ये नाचने वाले हैं कि हर 2-2 मिनट में नागिन डांस करने आ जाते हैं, और अगर कोई नाचने वाला आ जाए तो उसका दिमाग खराब कि अभी 1 घंटा ये और खाएगा नागिन बनकर। जो दूसरा हंस रहा था उससे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो, क्या तुमको ज्यादा पेमेंट मिलनी है या तुम्हें जल्दी जाना नहीं है? उसने कहा नहीं, मुझे पेमेंट भी समान मिलनी है और मुझे जाना भी जल्दी है, लेकिन मैं हंस इसीलिए रहा हूं कि आज कोई ठीक ठाक से नाचने वाला नहीं मिला। आशय बड़ा स्पष्ट है, दोनों एक ही जगह पर एक सी पेमेंट पाकर एक रो रहा, एक हंस रहा। यही जिंदगी है। उसी प्रकार के संकटों में कोई घिर करके मुस्कुरा रहा है तो कोई सिर धुन धुन करके रो रहा है। दरअसल बाबा ने रात वाले इस दरबार को प्रश्नोत्तरी का नाम दिया। दरअसल बाबा बागेश्वर को जो वहाँ पे दिन में जो सुन नहीं पाते हैं, दिन में जो करीब से नहीं देख पाते हैं, वो रात में यहाँ पे आए हुए हैं। और इस जैसी नगर के इस कॉलेज ग्राउंड पर रात में 1 बजे भी इतनी खासी भीड़ है। अब देख सकते हैं कि अब यहाँ पर लोगों से लोग सवाल पूछेंगे और सवाल पूछने के बाद उनके जवाब बागेश्वर बाबा देंगे। आप देख सकते हैं उनकी जो शर्तें हैं वो इस तरीके की हैं कि व्यक्तिगत सवाल ना पूछे जाएं। एक नया अंदाज, एक नए तरीके से भक्तों से अब चर्चा करने का ये मंच चुना है। और बाबा बागेश्वर की कथा के आयोजक का जिम्मा मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गोविंद राजपूत के कंधों पर है। गोविंद राजपूत का दावा है कि बाबा की लोकप्रियता के साथ साथ हिंदू धर्म और हिंदुत्व को लेकर जागरूकता बढ़ी है और इसीलिए इतनी रात में भी बाबा को देखने और सुनने बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। अभी जो आप देख रहे हैं ये प्रश्नोत्तरी है। ये नया शुरू किया हुआ। ये प्रश्नोत्तरी में लोग व्यक्तिगत बात नहीं पूछते, राष्ट्रहित की बात पूछते हैं, धर्म की बात पूछते हैं, हिंदुत्व की बात पूछते हैं। जो उसके मन में ऐसे विचार हैं जो सार्वजनिक विचार हैं, उन पर प्रश्नोत्तरी हो रहा है। आप खुद देख रहे हो। यह धर्म के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है। देखिए, बाबा जी के प्रति तो लोगों की आस्था है,
लेकिन मैं देख रहा हूं कि धर्म के प्रति अटूट आस्था, हिंदुत्व के प्रति अटूट आस्था लोगों में बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का 3 दिन का कार्यक्रम, 22 मई को कार्यक्रम का आखिरी दिन, लेकिन बाबा के रात्रि दरबार ने सागर दौरे को भी सुर्खियों में ला दिया। पागलो, एक बात तुम याद रखना कि संसार में परेशानी कुछ होती नहीं है, केवल और केवल नजरिया ही हमारी परेशानी है। पावर ऑफ रिटर्न तुम्हें दिया किसने कि तुम संसार से दिल लगाओ, और तुम संसार के लोगों से अपेक्षा करके दिल लगाओगे तो खाक हलवा ही पाओगे। दरअसल बाबा बागेश्वर के हर दौरे में कुछ न कुछ ऐसा जरूर होता है जो उनके कार्यक्रम को चर्चा में ला देता है, और जैसा कि बाबा खुद अपने लिए कहते हैं, लेकिन हम ठीक उल्टे आदमी हैं। धर्म और आमतौर पर जो ज्ञान दिन में दिया जाता है उसके लिए उन्होंने रात का वक्त चुना और प्रेत दरबार दिन में लगाया गया। जैसे ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मंच से प्रेत बाधा से छुटकारा की विधि बताने का ऐलान करते हैं, पूरे दरबार में अचानक से हलचल होने लगती है। दिन के उजाले में भक्तों से भरे पंडाल में बाबा के आदेश पर दरबार में भूत प्रेत का तांडव शुरू होता है, जिसे ऊपरी बाधा से मुक्ति का नाम दिया जाता है। पिछले कुछ महीनों में बाबा बागेश्वर वो नाम है जो घर घर पहुंच चुका है। आस्था का आलम यह है कि जिन लोगों को किसी अस्पताल में या डॉक्टर का इलाज नहीं मिलता, वो भी बाबा बागेश्वर के दरबार में चले आते हैं। बहुत दूर से आई हुई हैं, आप कहाँ से आई हैं? पिपलिया बेचौल। अच्छा, ये बच्चे को लेके आई? हाँ, बच्ची को लेके आए। क्या चाहती हैं? अभी चलता नहीं है, बैठता नहीं, इसलिए इसको लेके आई हैं। आपको लगता है कि बाबा आशीर्वाद देंगे, कृपा करेंगे तो चलने लगेगा? हाँ, लगता है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ऐसा है बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का संसार, जहां रहस्य भी है, रोमांच भी है, संवाद भी है और विवाद भी। मध्य प्रदेश का सागर दौरा आज खत्म और अब से 3 दिन बाद धीरेन्द्र शास्त्री गुजरात की धरती पर मौजूद होंगे, यानी फिलहाल वो चर्चा में बने रहेंगे।